फ्रेंड्स, बात करती है इंडियन इकोनॉमी के जितने भी स्कीम्स हैं उनसे, जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स है उनसे रिलेटेड मैंने अभी एक वीडियो बनाया है और ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो प्लीज इसे आप ठीक से देखें, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ आपको टिप्स बताने वाली हूँ और कुछ रिसोर्स बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जब भी स्कीम्स की बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी में, तो उसमें देखते हैं सबसे पहले देखते हैं कि, और दो स्कीम्स मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और उसके बाद देखते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड ये इशू किया जाता है। इसका मेन होता है कि खेती और अन्य जरूरतों के लिए कम ब्याज दर पर, कम जितने इंटरेस्ट है और कम इंटरेस्ट पर ब्याज उसको, सॉरी, लोन उनको प्रोवाइड किया जाए फार्मर्स को, ठीक है। ताकि इसका मेन ये लक्ष्य होता है कि जितने भी बिचौलिए हैं, बिचौलिए नहीं कहेंगे, जो लोग उनसे लेते हैं, क्या बोलते हैं, सूद जो लेते हैं, सूद पे जो लेते हैं, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे जो लेते हैं लोन्स, उनसे बचने की कोशिश की जाती है। गवर्नमेंट का ये एम है कि इंस्टीट्यूशनल लोन ज्यादा दिया जाए, बैंक की तरफ से लोन ज्यादा दिया जाए, ताकि एक तो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कम होगा, ठीक है, और उनका एक्सप्लॉयटेशन, फार्मर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो उनसे उनको बचाया जा सकता है, ठीक है, सूद जो होते हैं को। पीएम कृषि सिंचाई योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम कृषि सिंचाई योजना, इसमें क्या है कि सब इसका मेन फोकस है कि कम इरिगेशन पे बेसिकली ये फोकस्ड है, और कम पानी में अधिक फसल की प्राप्ति कैसे की जाए। तो टेक्नोलॉजिकल इसमें इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, और जितना टेक्निकल एडवांसमेंट की भी जरूरी है, और उसमें इनपुट्स की भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि उनके लिए सब्सिडी के माध्यम से लोन दिया जाता है, ताकि ये जितनी कैपेसिटी है, इरिगेशन कैपेसिटी है बहुत एडवांस लेवल पे, उनको बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए उसके बाद पीएम कुसुम, ये पीएम कुसुम जो योजना है वो सौर जितने भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, अगर पंपिंग सेट, सौर से चलने वाले, उसके लिए उसके उनके फार्मर्स को लोन दिया जाता है। काफी उनको इंटरेस्ट रेट जो होता है वो काफी कम पे करना होता है, और उनको उसके आधार पे लोन दिया जाता है। और एक्स्ट्रा जो भी, अगर कोई भी फार्मर एक्स्ट्रा अगर बिजली जनरेट करता है सोलर पैनल के थ्रू, तो वो उस ग्रिड के तहत किसी अन्य को सेल भी कर सकते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी पे ये आधारित बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो ग्रीन एनर्जी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो तीन उसमें चीजें होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ग्रीन एनर्जी उसमें सबसे पहले आता है। उसके बाद देखते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स होना चाहिए, जैविक खाद की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होना चाहिए, ये दो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा भी इसमें आ जाता है कि इरिगेशन के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जिससे कम पानी में अच्छी फसल उगाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, ये एक फंड बनाया गया है जिसमें इसका मेन है कि जो फसल कटाई के बाद का जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, स्टोर करने से, कटाई के बाद से जितने प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन दिया जाता है फार्मर्स को। वो इंटरेस्ट रेट होता है ओनली 3%, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखते हैं ई नैम, ये एक रिवॉल्यूशनरी जो कहते हैं स्टेप इनिशिएटिव, वो है ई नैम। ये क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे जो फार्मर्स होते हैं उनको जोड़ा जाता है ई मंडियों से। और इन मंडियों से उनका प्रोडक्शन जितना है, जितना प्रोड्यूस उनका है किसी भी फार्मर का, अगर वो जुड़ जाते हैं तो उनका शो करता है आपको, नेशनल लेवल पे आपको शो करता है कि उनके पास कितना, कौन सी फसल है। उसके माध्यम से वो आराम से सेल कर सकते हैं। कोई जो बिचौलिए होते हैं उनसे उनको फार्मर्स को इजीली बचाया जा सकता है, और उनका प्रॉफिट भी अच्छा होता है क्योंकि उनको सही रेट मिल जाते हैं मार्केट में। तो ये एक रिवॉल्यूशनरी बहुत इनिशिएटिव है, तो इसको जरूर आप अच्छे से इस पे देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड, अगेन इट्स सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला है इसे, क्योंकि इसके बारे में अभी मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने डिस्कस किया है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके तहत क्या किया जाता है, ठीक है। तो आप सॉइल हेल्थ कार्ड को बहुत अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना, ये मेन जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में अभी मैं उन्हें उनके कंपोनेंट्स बताएं, इन्हीं चीजों पे फोकस है, जिसमें क्लस्टर बेस्ड दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, क्लस्टर बनाया जाएगा, बहुत ग्रुप में किया जाएगा, कम्युनिटी बेस्ड बनाया जाएगा, जो भी मॉडल है ये बनाया जाएगा। और ऑर्गेनिक जो उनके इनपुट्स होते हैं, उसके बाद उनके सर्टिफिकेशन एंड मार्केटिंग के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा,
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही अगेन आपको जैसे भी आप परंपरागत कृषि की बात करेंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आ जाएगा जो पहले होता था। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आपको पता है, उसके कंपोनेंट्स अभी मैंने आपको बताया। तो ये क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है इसमें खासियत, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो रिमेन्स बहुत अच्छी रह जाती है, बहुत अच्छी सस्टेन करती है, क्योंकि उसमें उसको कोई भी डिन्यूडेशन या फिर यूं कहें कि उसका जो क्षरण होता है, खराब होता है सॉइल की हेल्थ, वो उससे बच जाता है सॉइल, और वो हमेशा उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रखती है, ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि, ये आपको पता है पीएम किसान सम्मान निधि जो है उसमें जो भी भूमि धारक है, जो भी, उनको एनुअल 6,000 रुपए उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं, और ये 3 इंस्टॉलमेंट में होते हैं, 2-2 हजार करके दिए जाते हैं ताकि वो अपनी कृषि को आगे कर सके। उसके बाद बहुत सारी स्कीमें, फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, किसान मानधन योजना है, ये सारी चीजें हैं, आप इन्हें एक बार देख लेंगे। लेकिन जो मैं अभी इंपॉर्टेंट आपको टिप्स देने जा रही हूँ, हमेशा ध्यान रखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी का जो भी सेक्शन, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ें, कभी भी एक चीज को लेके उसमें ना डालें, ठीक है। अगर उसको सारी चीजों से जोड़ दें, जब भी आप इंडियन इकोनॉमी पढ़े या सोसाइटी की कोई ऐसा टॉपिक है पढ़े, तो सारे उसके जितने डायमेंशंस है उसको आप ऐसा करें कि इकोनॉमी का मान लीजिए एक डायमेंशन है, कोई भी है कि जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, तो एम्प्लॉयमेंट को आप अकेले नहीं करेंगे, उसका जो सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो भी दिखाएंगे कि क्या है, ठीक है, हमारे देश में कंडीशन क्या है। और हमेशा एक बात कहती हूँ कि इंडियन इकोनॉमिक से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हो उसमें आप एक टेंडेंसी जरूर दिखाएं। जब तक आप टेंडेंसी नहीं दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं जीडीपी के साइज की बात करती हूँ, तो सबसे पहले आपको ईयर लेना है 1951। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में जब जहां भी इसके स्कोप होता है 1951 में लेंगे कि ये है, वो आपको डेटा हमेशा तैयार रखना पड़ेगा, अभी से तैयार करके रखना, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, तो अभी से आपको तैयार करके रखना पड़ेगा सारा डेटा। मैं अगर यूपीपीसीएस की बात करूँ तो उसके रिजल्ट में बता रही थी, तो अभी से आपको डेटा सबका तैयार करके रखना पड़ेगा। और जैसे 1951 के बताया आपने, तो कोशिश कीजिए कि एक चार्ट से आपको ग्राफ से दिखा दे, ठीक है। बहुत कम टाइम में कोई भी ग्राफ देता है, देख लेता है, और बहुत इफेक्टिव उसको माना जाता है, आपके आंसर का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। तो ग्राफ से दिखाएं, उसके बाद आप टेंडेंसी दिखाएं कि, और अगर बहुत ज्यादा आपको याद नहीं करना है तो 20 ईयर्स के गैप पे ले लें कोई भी डेटा को, 1951 लिया, 71 लिया, 81 लिया, 2001 लिया, 21 लिया, उसके बाद लेटेस्ट जो लेटेस्ट डेटा है उसको जरूर इंक्लूड करें, लास्ट में वो दिखाए, भले वो 20 ईयर्स के गैप पे नहीं होगा, लेकिन आप उस लेटेस्ट डेटा को जरूर शो करें, ताकि टेंडेंसी तो पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि आपके पास सारी चीजों की नॉलेज है, इंफॉर्मेशन आपके पास सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये जरूर करें, वहां पे कभी भी कमी ना करें। अब मैं आपको जो मैं लास्ट में बताने वाली थी कि सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है, चाहे जितनी आप चीजें मार्केट से पढ़ ले, लेकिन बेसिक आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। और ध्यान रखें, बहुत कभी कभी हमें लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन हो या किसी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन हो तो हमें बहुत एडवांस लेवल पे चीजों को, आंसर को लिखना है, नहीं। एडवांस लेवल को आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए, ठीक है। हर हर जितने भी डायमेंशन, जितने भी आंसर के एरियाज हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन स्टार्ट हम हमेशा आपको बेसिक चीजों से करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हर चीज में क्लियर रहना, फाउंडेशन आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। चाहे हमारी टेंडेंसी क्या होती है, मार्केट में बहुत सारी जितने मटेरियल्स होते हैं हम इकट्ठा करते हैं, लेकर आते हैं और एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर क्रिएट करते हैं, सबसे प्रॉब्लम ये है। और जो बेसिक चीजें हैं वो कभी कंप्लीट नहीं होती, उनके कॉन्सेप्ट हमारे अधूरे रह जाते हैं, उसके चक्कर में हमारे आंसर राइटिंग भी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। और लास्ट में सबसे प्रॉब्लम जो होती है वो होता है रिवीजन के एंड पे, और जैसे रिवीजन आपका कम होगा, आपका ऑटोमेटिक जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस लो का मतलब एक ही होता है आपका एग्जाम अच्छा नहीं होना। तो ध्यान रखें, जितनी जितनी लिमिटेड बुक आपके पास होना चाहिए, मटेरियल्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल्स रखने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि ऑनलाइन सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है आज के डेट में। और कोशिश करें ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा किसी चीज को ज्यादा सर्च करने की हमारी आदत होती है, गूगल किया, ये देखा, नहीं, आपको बुक्स पे ज्यादा फोकस रखना है। हमेशा ध्यान रखें, बहुत सारे लोग कहते हैं जो भी सक्सेसफुल हो कि बहुत ज्यादा मैं इंटरनेट पे डिपेंड था, ठीक है, हर की अलग अलग अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है,
लेकिन जो आप एक जैसे ही आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, आपका आंखों पे भी स्ट्रेन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ऐसे बुक को रखा है, कभी भी देख लिया, रात में सोते समय देख लिया, कभी भी देख लिया, और रिवाइज करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, जो भी रिटन फॉर्म में चीज़ें हैं आपकी प्रिंट में है, उनको रिवाइज करना, क्योंकि आप बचपन से आपने वही देखा है, सबने वही देखा है, तो आपके लिए बहुत ईजी होता है। अब मैं बात करती हूँ सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है, इस बुक को आप देख लीजिए एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये इंडियन इकोनॉमी के लिए। शायद मुझे लगता है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी बुक नहीं है कोई भी। किसी की नोट्स हो वो अलग बात है, लेकिन नोट्स को पढ़ने से पहले भी आपका फाउंडेशन उस लेवल का मजबूत होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, नोट्स में कुछ भी दिया हो, आप अपने जो प्रीवियस आपकी जो नॉलेज है उसको आप इनरिच कर पाए। ठीक है, ये जरूर काम नोट्स कर सकता है। लेकिन अगर आप इसमें भी कोशिश करें, ये पढ़ ले, और एक और 12th क्लास की जो है मैक्रो इकोनॉमी, वो जरूर पढ़ ले, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें कॉन्सेप्ट की बातें, चीजें हैं, काफी चीजें हैं, बैंक रेट है कैसे, वो चीजें हैं। और मैं आपको फर्दर आपको बुक्स बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है मैंने, और एक दो डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि इंडियन इकोनॉमी को कैसे कोरिलेट करके पढ़ना है। बहुत कम टाइम में पढ़ पाएंगे और बहुत इजीली आप इंडियन इकोनॉमी को कवर कर पाएंगे किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस एग्जाम को ये जो बुक है 11th क्लास की बुक है, इसको आप जरूर खरीद लें और कोशिश करें कि 3-4 बार अच्छा लगे। कभी कभी आपको लगेगा इस बुक को पढ़ने में कि ये तो काफी मुझे पता है और ये काफी कॉन्सेप्ट पुराना है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे और की पॉइंट्स होंगे जो आपको नोट करते जाना है। एक सिनॉप्सिस रख सकते हैं बना के, और उसमें की पॉइंट्स जरूर डालें जो इस बुक में आपको मिलता है, और वैसे करके। और दूसरी चीज जो है, हमेशा अपने डेटा को, जितने भी आंकड़े हैं, ठीक है, डेटा है, उसको अपडेट करना ना भूलें। हमेशा अपडेट करते रहें। आपको गूगल के माध्यम से हर चीज है आपके पास, वो हमेशा डेटा बजट से भी देख लें कि बजट में क्या है। अगर कोई कोई ऐसा स्कीम है तो उसके, या एग्रीकल्चर से सेक्टर कोई भी ऐसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसके लिए इसकी स्कीम है कोई, तो उसमें कितना प्रोविजन किया गया है, कितना बजट में उसके लिए प्रोविजन किया गया है। ठीक है, और आपको वहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कहीं के लिए भी, वो उसका है सर्वे, है इकोनॉमिक सर्वे। वहां से आपको एक्चुअल ग्राफ मिल जाएगा, आपको एक्चुअल कंडीशन पता होगी कि कितना इसमें क्या क्या ग्रोथ हुआ, क्या डेवलपमेंटल इसकी कंडीशन है। ठीक है, वो आप वहां से चेक कर लेंगे, और डेटा जरूर अपडेट करते रहिए। कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी, आप वहीं पे कोशिश कर ले सकते हैं। एक पेंसिल से लिख लिया, बाद में उसको इरेज कर सकते हैं, लेकिन वहीं करते चले। आप बुक्स की मत सोचिए अच्छा लगेगा कैसा लगेगा, वो और कभी नहीं सोचना है। ठीक है, और बहुत अच्छे से उसको करके, और जो भी चीजें हैं बहुत सिस्टमेटिक लिखने की कोशिश करें। और हैंड राइटिंग पे मैं अभी कह रही हूँ, पहली बार बता रही हूँ, हैंड राइटिंग पे आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो आपका प्रेजेंटेशन होता है वही कोई भी कॉपी चेक करने वाला देखता है। आपको कितनी नॉलेज है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने अच्छे तरीके से अपनी नॉलेज को प्रेजेंट कर पाते हैं। अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही आपको सक्सेस दिलवाता है। कॉन्फिडेंस और आपकी राइटिंग जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज मैं फिर से कहना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मैं उतनी मोटिवेट होती हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियोस बनाती जाऊं। और जितने भी आपकी जितनी क्वेरीज हैं, प्लीज वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, ताकि मुझे भी इजी रहेगा कि किन मुद्दों पे, किस टॉपिक पे मुझे जल्दी वीडियो बनाना है। तो मेरे लिए बहुत ईजी रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू।